हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी, आरएएस, एमपीपीएससी और जितने भी स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम हैं उन सभी को टारगेट करते हुए यह वन शॉर्ट सीरीज आपकी चलाई जा रही है, जिसके अंतर्गत देखा जाए तो आज हमारा डे 4 है। डे 4 के अंतर्गत हमारा टॉपिक आता है भारत की जनगणना, जिसमें जनसांख्यिकी आंकड़ों के बारे में जाना जाएगा। जनसंख्या का इतिहास, जनसंख्या की जो शब्दावलियाँ हैं, जैसे कि आपका कहा जाता है कि लिंगानुपात क्या होता है, जनघनत्व क्या होता है, दशकीय वृद्धि क्या होती है, तो इनकी डेफिनेशन को जानेंगे। फिर ये जानेंगे टॉप 5 स्टेट के बारे में कि किस किस स्टेट में सर्वाधिक है, किस स्टेट में न्यूनतम है। तो एक एक करके प्रत्येक डेटा को पढ़ा जाएगा। पहले नंबर पर इसकी हिस्ट्री पर फोकस किया जाएगा कि जनगणना की आखिर शुरुआत कब से हुई, कब से ये प्रक्रिया चल रही हो। 2011 के समस्त आंकड़ों के एक जनसांख्यिकी डेटा को इसके अंतर्गत दिया जाएगा। इस सीरीज को शुरू करने का मोटिव ये है कि आपके जितने भी एग्ज़ाम हैं उनमें ऐसे टॉपिक पूछे जाते हैं। इसमें वही टॉपिक उठाना है जो आपके एग्ज़ाम के टारगेटेड टॉपिक हैं कि इनसे आपके 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। तो इस सीरीज के अंतर्गत आपको डेली एक नया टॉपिक दिया जाएगा जिसमें एग्ज़ाम का रेशियो ज़्यादा होगा जिस टॉपिक में, उसी वाले टॉपिक को इसमें लिया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमारा डे 4 है। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल यूपीएससी पीएससी विद दीक्षा पर अवेलेबल होगी, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं जनगणना की आखिर शुरुआत के समय से कि जनगणना की शुरुआत कब है। तो जनगणना का शुरुआती दौर देखा जाए तो 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में जनगणना की शुरुआत होती है और इनके द्वारा जो जैसे कि अभी प्रेजेंट में 10 साल के अंतराल में जनगणना कराई जाती है। तो जब शुरू की गई थी जनगणना तब 1872 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था कि उस टाइम पे आपका 10 साल के अंतराल में कराई जाए। तो जो प्रेजेंट में जनगणना जिस तरीके से चल रही है वो आपके 1881 के बाद जब लॉर्ड रिपन आए तो उनके कार्यकाल में इस जनगणना का नियमित जनगणना प्रारंभ हुई। तो शुरुआती समय जो देखा जाए तो किसके समय में प्रारंभ हुआ, 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में, फिर 1881 में आके लॉर्ड रिपन के इस कार्यकाल में इस जनगणना की नियमित तौर पर जनगणना शुरू की गई। अब आता है कि प्रथम जनगणना के बारे में कि प्रथम जनगणना आयुक्त कौन रहे हैं। तो प्रथम जनगणना आयुक्त W प्लोडन थे और वही स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 ईस्वी में जनगणना आयुक्त RA गोपाल स्वामी जो रहे हैं 1949 से 53 तक रहे। तो इसमें पूछ लिया जाए कि जब जैसे कि आपका उस टाइम पे यानी ब्रिटिश काल के समय में उस टाइम पर जनगणना आयुक्त जब 1881 में जनगणना शुरू की गई तो उस टाइम पे जनगणना आयुक्त कौन थे। तो उस टाइम पे जनगणना आयुक्त थे आपके W प्लोडन और वहीं स्वतंत्र भारत की जब पहली जनगणना कराई गई कब कराई गई, 1951 में। तो उस टाइम पर जो जनगणना आयुक्त थे वह कौन थे, RA गोपाल स्वामी, जिनका कार्यकाल 1949 से 1953 तक था। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये उस टाइम पर प्रथम जनगणना आयुक्त रहे हैं। अब आधुनिक विश्व में सर्वप्रथम विश्व के संदर्भ में भी देख लेते हैं कि इसमें किस तरीके से जनगणना की शुरुआत हुई। कि जैसे भारत में तो अभी 1872 से शुरुआती दौर जाना जाता है, लेकिन विश्व में कब इसकी शुरुआत हुई तो इसके संदर्भ में जानते हैं कि विश्व में आधुनिक विश्व में सर्वप्रथम व्यवस्थित रूप से जनगणना कराने का श्रेय स्वीडन को दिया जाता है। 1749 में पहली बार स्वीडन में जनगणना कराई गई थी। तो ये सर्वप्रथम विश्व में कहाँ की गई, स्वीडन में, और पहली बार कब की गई, 1749 में। अब आता है कि 10 की जनगणना कब शुरू हुई, तो ये 1790 में अमेरिका में 10 की जनगणना शुरू की गई और 1801 में भी इंग्लैंड में जनगणना का प्रारंभ होता है। तो इस तरीके से विश्व में जनगणना का प्रारंभ होता है। तो सर्वप्रथम जनगणना स्वीडन में 1749 में हुई। 10 की जनगणना के आधार पर यानी 10 साल के अंतराल में अमेरिका में 1790 में, 1801 में इंग्लैंड में जनगणना प्रारंभ हुई। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये विश्व के संदर्भ में आता है। अब आता है कि भारत में 1872 से लेकर, जैसे कि 1872 में इसके शुरुआती दौर से देखा जाए तो 2011 तक, 1872 से 2011 तक, कब तक, 1872 से लेकर 2011 तक की जो जनगणना है वह 15वें नंबर की है। तो कितने नंबर की है, यह 15वें नंबर की है। और सबकी स्वतंत्र भारत की ये जो जनगणना है वह 7वें नंबर की है, यानी कि 1951 की बात से 7वें नंबर की है। और 10 के आधार पर देखा जाए तो ये 14वें क्रम में
आती हैं। तो आपसे किसी भी तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये हर एक डायमेंशन में बता दिया गया है कि अगर 1872 से 2011 तक पूछे तो यह 15वीं जनगणना है। स्वतंत्र भारत से पूछा जाए तो यह 7वीं जनगणना है। और 10 के आधार पर देखा जाए तो ये 14वें क्रम की जनगणना है। तो ये जनगणना के संदर्भ में। अब आता है महान विभाजक वर्ष के बारे में कि जनगणना में एक महान विभाजक वर्ष है, उसके संदर्भ में आपके हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो महान विभाजक वर्ष जो है एक जननांकीय इतिहास में 1921 ईस्वी में महान विभाजक की संज्ञा दी गई है। इसका रीजन क्या है, आखिर इसे महान विभाजक क्यों कहा गया है? जब जनगणना हुई तो 1872 से जनगणना का प्रारंभ हुआ, लेकिन 1921 में आके यानी कि 1911 से 21 के मतलब कि जो 10 की वृद्धि के आधार पर जो 1911 से 1921 यानी कि टोटल 10 साल के अंतराल का डेटा प्रस्तुत किया जाएगा। तो 1921 में जब जनगणना आई तो उस टाइम पर जनसंख्या की जो 10 की वृद्धि दर थी वह ऋणात्मक थी। तो कितनी हो गई वो? ऋणात्मक 0.31% के संदर्भ में इसकी माइनस ऋणात्मक वृद्धि उस टाइम पर देखी गई जो कि ऋणात्मक थी, जिनमें के फलस्वरूप इस दशक में भारत में जनसंख्या में 77 लाख की कमी आई। तो उस टाइम पे एक ऐसा वर्ष था कि उस टाइम पर जनगणना में 77 लाख की कमी आई, यानी कि माइनस 0.31% की कमी हुई। और सर्वाधिक जो ऋणात्मक वृद्धि है प्रदेशों में देखा जाए तो नागालैंड में 0.06 माइनस 0.06% की कमी नागालैंड में रही। तो राज्यों के क्रम में देखा जाए तो सबसे कम राज्यों में नागालैंड में और भारत के स्तर पर माइनस 0.31% की कमी रही। तो आपसे अगर महान विभाजक वर्ष का रीजन पूछ लिया जाए तो किस कारण से इसे महान विभाजक वर्ष कहा जाता है, तो इसके संदर्भ में देखा जाए तो महान विभाजक वर्ष के पीछे रीजन ये है कि 1921 में 10 की वृद्धि दर जो थी वह ऋणात्मक थी, जिसमें 77 लाख जनसंख्या की कमी आई थी, जिसी कारण इसे महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। अब आता है कि इसके संवैधानिक प्रावधान में देखा जाए तो जनगणना जो है वह धारा 246 के अनुसार देश की जनगणना कराने का दायित्व संघ सरकार को सौंपा गया है। यानी कि जो देश की जनगणना कराई जाती है इसका कार्यभार जो है वह संघ सरकार को सौंपा गया है। और इसकी जो उल्लेखित जैसे किस में किया गया है, भारतीय संविधान की जो 7वीं अनुसूची है जिसके अंतर्गत आप संघ सूची, संवर्ती सूची और राज्य सूची के बारे में कुछ विषय दिए गए हैं, जिसमें कुछ विषय जो आते हैं संघ सूची के अंतर्गत आती हैं जिसका कार्यभार संघ के द्वारा किया जाता है, कुछ राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं जिनका कार्य उत्तरदायित्व राज्य के द्वारा निभाया जाता है, और कुछ आती है अवशिष्ट यानी कि संवर्ती सूची जिसमें जहाँ पर केंद्र भी हस्तक्षेप करता है और राज्य भी हस्तक्षेप करता है। तो इस तरीके से भारतीय संविधान में 7वीं अनुसूची के अंतर्गत 3 अनुसूचियां आती हैं। 3 अनुसूची में एक आती है आपकी संघ सूची। संघ सूची के अंतर्गत भारत जनगणना को दिया गया है जिसकी क्रम संख्या 69 के अंतर्गत। तो कभी कभी इस तरीके से भी पूछ लिया जाता है। अब आता है कि भारत की जो जनगणना है यानी कि 15वीं जनगणना है, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। तो जनगणना को केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन कार्यरत है। तो मंत्रालय कौन सा आता है जनगणना के अंतर्गत? केंद्रीय गृह मंत्रालय। उच्चतम अधिकारी भारत का महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त होता है और यह देश भर के जनगणना के आंकड़ों को जारी करता है। तो जनगणना आयुक्त जो होते हैं वह भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त रहते हैं, जो उच्चतम अधिकारी रहते हैं और यही जनगणना के आंकड़े जारी करते हैं। और इसे किस मंत्रालय के अंतर्गत किया जाता है, यानी कि किस मंत्रालय के अधीन आती है? यह गृह मंत्रालय के अधीन आती है। 2011 की जनगणना के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त कौन रहे हैं? डॉक्टर सी चंद्रमौली रहे हैं। तो अभी हमने 1872 में जब शुरू की गई थी उस टाइम पे जो जनगणना आयुक्त प्रथम जनगणना आयुक्त प्लोडन रहे थे उनके बारे में जाना, 1951 में जो रही उसके बारे में जाना, और अभी जो 2011 में जनगणना कराई गई इनके जनगणना आयुक्त डॉक्टर सी चंद्रमौली रहे थे। 2011 की जनगणना जो देखी जाए तो वह 15वीं जनगणना की शुरुआत महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त द्वारा 1 अप्रैल 2010 से हुई थी। तो इसकी जो जनगणना जो शुरू की गई थी वह 1 अप्रैल 2010 से की गई थी। सितंबर 2010 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जाति आधारित जनगणना जो कि 1931 के बाद इसे पहली बार स्वीकृति प्रदान की गई और अलग से जून 2011 से सितंबर 2011 के बीच में ये संपन्न हुई।
अब आता है कि जनगणना 2011 का जो शुभंकर है वह प्रगणक शिक्षिका है और इसका आदर्श वाक्य हमारी जनगणना हमारा भविष्य है। तो इसके जो शुभंकर है वह प्रगणक शिक्षिका है और इसका आदर्श वाक्य हमारी जनगणना हमारा भविष्य है। जनगणना 2011 के तहत देश में पहली बार राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर तैयार किया गया, यानी कि नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर तैयार किया गया, जिसमें देश के सभी नागरिकों को कुल 15 विवरण दर्ज कराने के अतिरिक्त 15 वर्ष या इससे ऊपर के सभी नागरिकों को बायोमेट्रिक आंकड़े दिए जा रहे हैं। तो पहली बार इस जनगणना को जनगणना रजिस्ट्रार के द्वारा तैयार किया गया और जिसमें देखा जाए तो 15 विवरण दर्ज करने पर 15 वर्ष के या इससे ऊपर के सभी नागरिकों के बायोमेट्रिक आंकड़े इसके अंतर्गत जारी किए गए। और इसमें जनगणना में 2001 की जनगणना भारत के प्रशासनिक, जब जनगणना 2001 की कराई गई थी उस टाइम पर भारत में 593 जिले थे, लेकिन जब 2011 की जनगणना कराई गई तो उसमें 640 जिले रहे। तो स्पष्ट तौर पर देखा जाए तो 2001 से 2011 के अंतर में टोटल 47 जिलों में इसमें बढ़ोतरी हुई है। तो कितने अभी प्रेजेंट में, तो जैसे जनगणना जब प्रकाशित होगी तब उस टाइम पे रियल डाटा आएगा, तो अभी देखा जाए तो 700-800 के आसपास जिलों में बढ़ोतरी हुई है, यानी कि प्रेजेंट में 700-800, कहीं पर 700 डेटा दिया जाता है, कहीं 800। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं जनगणना 2011 के संदर्भ में। तो 2011 के संदर्भ में तो 2001 में 593 जिले थे और आपके 2011 में 640 जिले थे, जो आपके 47 जिले आकर इसमें एक दशक में आपके 47 जिले में बढ़ोतरी हुई, यानी कि नए जिले बनाए गए। अब आता है इसके अंतर्गत, जैसे कि हमने इन सबको जाना, इसके इतिहास को जाना, जनगणना के बारे में जाना, सबके बारे में जाना, लेकिन आपसे कई बार क्या होता है कि जैसे कि कहते हैं कि यहाँ का जनघनत्व इतना है, यहाँ की 10 की वृद्धि इतनी है, यहाँ का लिंगानुपात इतना है, तो इनकी आखिर डेफिनेशन क्या होती है। तो डेफिनेशन यानी कि कुछ शब्दावलियों को भी जान लेते हैं, फिर एक एक करके जानेंगे कि किस राज्य में सर्वाधिक है, किस में न्यूनतम है, तो ओवरऑल डेटा को जानेंगे। तो जनसंख्या घनत्व के बारे में, यानी कि डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि जनसंख्या घनत्व से क्या तात्पर्य होता है। जनसंख्या घनत्व जो है प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर में निवासित, यानी कि 1 किलोमीटर में निवासित औसत जनसंख्या, मतलब कि एक तरीके से देखा जाए कि टोटल जनसंख्या यानी टोटल पॉपुलेशन अपॉन तो कुल क्षेत्रफल होता है, यानी कि कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल, कि प्रति वर्ग किलोमीटर में जितनी जनसंख्या निवास करती है उसके हिसाब से जनसंख्या घनत्व निकाला जाता है। फिर आता है लिंगानुपात। लिंगानुपात किसे कहा जाता है। लिंगानुपात या सेक्स रेशियो एक तरीके से यह 1000 पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या से होता है, जिसमें लिंगानुपात जो है इसमें स्त्रियों की संख्या बटे पुरुषों की संख्या इंटू 1000 होता है, यानी कि स्त्रियों की संख्या 1000 पुरुषों पर कितनी स्त्रियां हैं, यानी कि एक रेशियो देखा जाता है। जैसे कि लिंगानुपात जब निकालते हैं तो ये अनुमान लगाया जाता है कि अगर 1000 पुरुष हैं उस पर कितनी स्त्रियां हैं, 940 हैं, 950 या 1037 हैं, यानी कि कई जगह जैसे कि आपका 1000 से अगर ऊपर होता है तो कहते हैं लिंगानुपात ज़्यादा है, अगर 1000 से कम होता है तो कहते हैं कि लिंगानुपात कम है। किसी भी चीज़ का एक रेशियो डिसाइड कर दिया जाता है, तो इसमें लिंगानुपात में आपका 1000 रेशियो डिसाइड कर दिया गया है कि 1000 जब रहेगा तो आपका अच्छा रेशियो माना जाएगा, जब 1000 से कम होगा तो लिंगानुपात कम होगा और 1000 से ऊपर होगा तो ये लिंगानुपात ज़्यादा होगा। तो इस तरीके से लिंगानुपात निकालते हैं। अब आता है कि शिशु लिंगानुपात के बारे में। इसे जो शिशु लिंगानुपात है वह 0 से 6 वर्ष के आयु वर्ग के लिए होता है। तो यह जो आयु समूह है इसमें प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में उसी आयु समूह में स्त्रियों की संख्या का शिशु लिंगानुपात कहलाता है। शिशु लिंगानुपात में उसी तरीके है जैसे कि बालकों की संख्या बटे बालकों की संख्या इंटू 1000, यानी कि 1000 शिशु पर, यानी कि 1000 बालकों पर कितनी बालिकाएं हैं। तो इसमें अगर 1000 से कम है तो वहाँ पर शिशु लिंगानुपात कम होगा और 1000 से ज़्यादा है तो वहाँ पर शिशु लिंगानुपात ज़्यादा होगा। तो इस तरीके से इसमें भी 1000 का एक रेशियो दिया गया है। अब आता है साक्षरता के बारे में। तो साक्षरता के संदर्भ में देखा जाए तो साक्षरता की क्या डेफिनेशन है, इसकी आपकी एग्जाम में कई बार साक्षरता की डेफिनेशन भी पूछी गई है। साक्षरता जो है 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के जो व्यक्ति किसी भाषा को समझ सकता है या उसे पढ़ सकता है या लिख सकता है वह साक्षर होता है। तो इसमें क्या एक अनुमान दिया गया है, जैसे लिंगानुपात में आपका 1000 जनसंख्या का मतलब कि 1000 पुरुषों की
आबादी के लिए बताया गया है। और इसमें जैसे कि आपका जब जनघनत्व बताया तो उसमें 1 किलोमीटर के एरिया को, मतलब कि एक प्रति वर्ग किलोमीटर के एरिया को डिसाइड किया। लेकिन जब साक्षरता के संदर्भ में देखा जाए तो इसके अंतर्गत किसको लिया गया, इसमें आपका 7 वर्ष को एक आदर्श एज मानी गई है। इस एज के अंतर्गत इसमें 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के जो व्यक्ति किसी भाषा को समझ सकते हैं, लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, वही साक्षर कहलाएंगे। 7 वर्ष या उससे अधिक आयु वाली कुल जनसंख्या में साक्षरों के प्रतिशत को जनसंख्या की साक्षरता दर कहते हैं। यानी कि जो 7 वर्ष के बच्चे हैं उससे अधिक आयु या कुल जनसंख्या में जो साक्षरों का प्रतिशत होगा वह जनसंख्या की साक्षरता दर होगी। साक्षरता दर बराबर साक्षरों की संख्या बटे 7 वर्ष आयु, यानी कि 7 प्लस आयु की वाली संख्या इंटू 100 होता है। तो इस तरीके से जनसंख्या साक्षरता को निकाला जाता है। अब आता है दशकीय वृद्धि के बारे में कि दशकीय वृद्धि क्या होती है, यानी कि डिकेडल ग्रोथ रेट के बारे में या DCR के बारे में। यह जो दशकीय वृद्धि होती है वह 10 वर्षों, यानी कि इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि दशक यानी कि 10 वर्ष, 10 वर्षों की मध्य जनसंख्या में हुई प्रतिशत वृद्धि को ये व्यक्त करता है। यानी कि 10 वर्षों के मध्य जनसंख्या में हुई है प्रतिशत वृद्धि को व्यक्त करता है, जिसमें 10 की वृद्धि जो है वह वर्तमान जनसंख्या माइनस पूर्व जनसंख्या, यानी कि वर्तमान अभी जैसे 2011 के जो आंकड़े जारी किए गए तो इसे 2010 से इसके आंकड़ों को जनगणना की गई। तो अभी प्रेजेंट के आंकड़े यानी कि 2010-11 के जो आंकड़े हैं वो, और जो इसके पहले 2001 से यानी कि 2000 और 2001 के बीच के जो आंकड़े हैं उनके बीच में क्या अंतर रहा, उनको ही एक दशकीय वृद्धि के संदर्भ में संबोधित किया जाता है। जैसे कि पहले 843 था तो अभी 900 हो गया, या फिर पहले 900 था अभी 843 हो गया। तो इस तरीके से देखा जाए तो इसकी एक दशकीय वृद्धि है कि 10 वर्षों के अंतराल में क्या बढ़ा है क्या घटा है। तो इसमें एक अनुमान जो होता है वह वर्तमान जनसंख्या माइनस पूर्व की जनसंख्या बटे पूर्व की जनसंख्या का भाग देके और 100 का गुणा करके इसकी 10 की वृद्धि को निकाला जाता है। अब आते हैं शिशु मृत्यु दर के बारे में कि शिशु मृत्यु दर क्या होती है। शिशु मृत्यु दर जो है वह प्रति 1000 जीवित जन्मे शिशुओं की संख्या के अनुपात में 1 वर्ष से कम आयु वाले मृत शिशुओं की संख्या को दर्शाती है। यानी कि शिशु मृत्यु दर किसी वर्ष में प्रति 1000 जीवित जन्म पर उसी वर्ष में मृत शिशुओं की संख्या होती है। यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो यह शिशु मृत्यु दर प्रति 1000, मतलब कि जो 1000 जीवित जन्मों में शिशुओं की संख्या 1 वर्ष से कम आयु वाले मृत शिशुओं की संख्या को दर्शाती है। और अभी प्रेजेंट में जो शिशु मृत्यु दर है उसमें 1000 जीवित जन्म पर उसी वर्ष में मृत शिशु, जैसे जिस तरीके से शिशु लिंगानुपात जाना कि 1000 पूर्व बालिकाओं पर 1000 बालिकाओं के संदर्भ में कि कितनी बालिकाएं हैं, उसी तरीके से शिशु मृत्यु दर में कि 1 वर्ष में यानी कि एक आपका वर्ष है उसमें 1000 जीवित जन्मों पर कितने बच्चे यानी कि मृत्यु हुई है। तो यह एक शिशु मृत्यु दर को संबोधित किया जाता है, इस तरीके से निकाली जाती है। अब आता है इससे रिलेटेड डेटा को एक एक करके जानते हैं कि जो जनगणना प्रेजेंट में कितनी है, कितना साक्षरता दर है, कितना दशकीय वृद्धि है। तो पहले इसका ओवरऑल डेटा जानेंगे, फिर प्रत्येक राज्यों के बारे में जानेंगे। तो 2011 की जनगणना से संबंधित आंकड़ों के बारे में बात की जाए तो भारत ने 1991 से 2001 के दौरान जनसंख्या में 21.54% की दशकीय वृद्धि दर्ज की है। वहीं 2001 से 2011 के बीच में जो दशकीय वृद्धि है वह 17.7% रह गई है। तो इसमें घटते जो दशकीय वृद्धि है वह कमी देखने को मिली है। इसमें 1991 से 2001 के डेटा को दिया गया है और 2001 से 2011 के डेटा को देखा जाए तो इसमें 17.7% रही है। 2011 की जनगणना भारत की कुल जनसंख्या के बारे में देखा जाए तो इसमें 121,08,54,977 है। तो इस तरीके से भारत की प्रेजेंट में जनगणना 121 करोड़ है। लेकिन अभी देखा जाए तो विश्व के संदर्भ में भारत का जब 2011 की जनगणना हुई थी तो सेकंड नंबर पर था, लेकिन प्रेजेंट में यह फर्स्ट नंबर पर, चीन पहले सेकंड नंबर पर था, चीन पहले नंबर पर था, भारत दूसरे नंबर पर था। लेकिन अभी का जो डेटा आया हुआ है उसके अकॉर्डिंग भारत पहले नंबर पर है,
चीन दूसरे नंबर पर आया हुआ है। तो इस तरीके से भारत की जो जनगणना है वह बड़ी हुई है। तो जब 2011 की जनगणना के आंकड़े एकत्रित किए गए थे तब 121 करोड़ जनसंख्या थी, लगभग 121 करोड़। पुरुष जो आते हैं, पुरुषों की आबादी जो आती है वह 51.47%, महिला की 48.53% आती है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5 है। तो विश्व की जनसंख्या का कितना है? 17.5 है। जनसंख्या घनत्व के बारे में भी देखा जाए तो जनसंख्या घनत्व 335 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से बढ़कर 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो गया है। लिंगानुपात 933 से 943 हो गया है, यानी कि 2001 में 933 था, 2011 में 943 हो गया। शिशु लिंगानुपात 2001 में 927 था, 2011 में यह घटकर 918 हो गया। तो इस तरीके से ये रेशियो है। अब आते हैं प्रत्येक राज्यों के बारे में। तो इसमें सबसे पहले जनसंख्या के आंकड़े को देखा जाएगा, फिर 10 की वृद्धि, इसी तरीके से जनसंख्या घनत्व, तो इनके आंकड़े को देखा जाएगा। तो अब आते हैं जनसंख्या के बारे में, टॉप 5 राज्यों के बारे में, क्योंकि आपके इनसे क्वेश्चन आते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या में देखा जाए तो सर्वाधिक आपकी उत्तर प्रदेश की है, जहां पर 16.51% है। महाराष्ट्र की 9.28%, फिर आता है बिहार जहां 8.6%, इसके बाद पश्चिम बंगाल, फिर आंध्र प्रदेश। तो सर्वाधिक में कौन सा? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। न्यूनतम में देखा जाए तो पहले नंबर पर आपका सिक्किम आता है, फिर उसके बाद मिजोरम, यानी कि ये बढ़ते क्रम में दिए गए हैं, एक घटते क्रम में दिए गए हैं। तो सिक्किम आएगा, फिर मिजोरम आएगा, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर गोवा, फिर नागालैंड। तो ये जनसंख्या में। फिर आते हैं 10 की वृद्धि में 5 राज्य, जिसमें आते हैं 10 की वृद्धि में 5 राज्य, जो कि 10 की वृद्धि आपकी 21.54% से घटकर 17.7% हो गई है। तो सर्वाधिक जो 10 की वृद्धि है उसमें आती है मेघालय, जहाँ पर 27.9%, फिर आता है अरुणाचल प्रदेश जहाँ पर 26%, फिर बिहार में 25.4%, जम्मू कश्मीर में 23.6%, मिजोरम में 23.5% है। न्यूनतम आंकड़ों को देखा जाए तो इसमें नागालैंड में आपकी 0.06% माइनस में आती है, फिर आता है केरल में 4.9%, गोवा में 8.2%, आंध्र प्रदेश में 11% और सिक्किम में 12.9% के साथ ही न्यूनतम 10 की वृद्धि है। अब आते हैं जनसंख्या घनत्व के बारे में। तो जनसंख्या घनत्व जो 2011 में 325 था वह 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो गया है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों में आता है बिहार, जहां पर 1106 है, पश्चिम बंगाल में 1028, फिर आता है केरल जहां 860, उत्तर प्रदेश में 829 और हरियाणा में 573 है। न्यूनतम आंकड़ों को देखा जाए जनघनत्व में, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व जो है वह अरुणाचल प्रदेश में है जहां पर 17 है, फिर मिजोरम में 52 है, सिक्किम में 86, मणिपुर में 115, नागालैंड में 119 है। तो इस तरीके से आता है। अब आते हैं 5 राज्यों में लिंगानुपात के बारे में। लिंगानुपात 2011 में 933 था, जो बढ़कर 943 हो गया। तो सर्वाधिक लिंगानुपात के अंतर्गत देखा जाए तो केरल में 1084, फिर आता है तमिलनाडु जहां पर आता है 996, आंध्र प्रदेश में 993, मणिपुर में 992 और छत्तीसगढ़ में 991। तो सर्वाधिक में क्या है? केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मणिपुर, छत्तीसगढ़। न्यूनतम में आता है हरियाणा, फिर जम्मू कश्मीर, फिर सिक्किम, फिर पंजाब, आंध्र प्रदेश। हरियाणा में 879, जम्मू कश्मीर में 889, सिक्किम में 890, पंजाब में 895, आंध्र प्रदेश में 912 आता है। तो इसके अंतर्गत आता है। अब आते हैं शिशु लिंगानुपात के बारे में, जिसमें 5 राज्यों में ये रहा है, जो कि 927 से घटकर 918 हो गया है, जिसमें सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात आता है अरुणाचल प्रदेश में 927, मिजोरम में 970, मेघालय में 970, छत्तीसगढ़ में 969 और केरल में 964। तो सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश, फिर मिजोरम, फिर मेघालय, फिर छत्तीसगढ़, फिर केरल। ये घटते क्रम में है और ये जो न्यूनतम वाला दिया गया है बढ़ते क्रम में। पहले नंबर पर सबसे कम हरियाणा में है, जो कि 834 है, पंजाब में 846 आता है, जम्मू कश्मीर में 862, राजस्थान में 888 और गुजरात में 890। तो इस तरीके से ये न्यूनतम डेटा दिया गया है, इस सर्वाधिक अंतर्गत दिया गया है। अब आते हैं साक्षरता के बारे में। तो पहले कुल साक्षरता दर के बारे में जानेंगे, फिर महिला साक्षरता कितनी है, फिर पुरुष साक्षरता कितनी है, तो जिसमें सर्वाधिक 5 राज्य और न्यूनतम 5 राज्यों के बारे में जानते हैं। तो सर्वाधिक साक्षरता वाले राज्यों में देखा जाए तो इसमें अभी प्रेजेंट में जैसे कि आपकी 2011 में 64.84% थी,
जो बढ़कर प्रेजेंट में 73% हो गई है। तो इसमें सर्वाधिक किस किस राज्यों में हुई है? तो सर्वाधिक आती है पहले नंबर पर केरल, जहाँ पर 94% आई है। फिर मिजोरम, जहाँ पर 91.3%, गोवा में 88.7%, त्रिपुरा में 87.2%, हिमाचल प्रदेश में 82.8% है, जो कि घटते क्रम में। बढ़ते क्रम में न्यूनतम में देखा जाए तो बिहार में सबसे कम है, जहाँ पर 61.8% है। अरुणाचल प्रदेश में 65.4%, राजस्थान में 66.1%, झारखंड में 66.4% और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना सहित 67% होती है। तो इस तरीके से न्यूनतम आंकड़े ये आते हैं। अब आते हैं हम पुरुष साक्षरता की दर की ओर, जहाँ पर 2011 में यह 75.26 से बढ़कर प्रेजेंट में 2011 में 80.9 हो गई है। जहाँ पर पुरुष साक्षरता सर्वाधिक केरल में है, जहाँ पर 96.1% है। फिर मिजोरम आता है, फिर गोवा आता है, फिर त्रिपुरा, फिर हिमाचल प्रदेश। न्यूनतम में आता है सबसे कम बिहार में, फिर आता है अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद आंध्र प्रदेश, फिर मेघालय, फिर झारखंड। फिर आते हैं महिला साक्षरता में, जहाँ पर ये 2011 में 53.67% थी, जो कि 2011 में बढ़कर 64.6% हो गई है। जिसमें सर्वाधिक जनसंख्या के आंकड़े देखा जाए तो केरल में सर्वाधिक है 92.1%, फिर आता है मिजोरम, जहाँ पर 89.3%, गोवा में 84.7%, त्रिपुरा में 82.7%, नागालैंड में 76.1% आता है। न्यूनतम आंकड़ों को देखा जाए तो इसमें आता है बिहार, जहाँ पर सबसे कम है 51.5%, फिर आता है राजस्थान, जहाँ 52.1%, झारखंड में 55.4%, जम्मू कश्मीर में 56.4%, उत्तर प्रदेश में 57.2% आती है। तो इस तरीके से ये सर्वाधिक डेटा और न्यूनतम डेटा को बताया गया है। अब आते हैं ग्रामीण जनसंख्या के बारे में, जिसमें प्रतिशत के आधार पर जनसंख्या दी गई है। तो प्रतिशत के आधार पर देखा जाए तो जनसंख्या के 5 राज्य आते हैं, जिसमें सर्वाधिक जो ग्रामीण जनसंख्या है हिमाचल प्रदेश में आती है। कितनी है? हिमाचल प्रदेश में 90% है, बिहार में 88.7% है, फिर असम तीसरे नंबर पर आता है, जहाँ पर 85.9% है, उड़ीसा में 83.3%, मेघालय में 79.9% आती है। तो ये ग्रामीण जनसंख्या के बारे में है, जो कि प्रतिशत के रूप में 5 राज्य हैं जो कि सर्वाधिक हैं। फिर आती है नगरीय जनसंख्या, जो कि प्रतिशत के आधार पर देखा जाए तो पहले नंबर पर आता है गोवा, जहाँ पर 62.2% है, फिर मिजोरम, जहाँ पर 52.1% है, फिर आता है सेकेंड नंबर पर तमिलनाडु, जहाँ पर इसकी जनसंख्या 48.4%, केरल में आती है 47.7%, फिर आता है महाराष्ट्र, जहाँ पर 45.2% आती है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले राज्य हैं। फिर आते हैं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वाले राज्यों के बारे में। तो अनुसूचित जाति वाले राज्यों में सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत के तौर पर आती है सबसे पहले पंजाब में, जहाँ पर 31.9% है, फिर आता है हिमाचल प्रदेश, जहाँ पर 25.92% है, फिर आता है पश्चिम बंगाल, जहाँ पर 23.5% है, फिर आता है उत्तर प्रदेश, जहाँ 20.7% है, फिर आता है हरियाणा, जहाँ पर 20.2% आती है। तो ये अनुसूचित जाति जो कि सर्वाधिक 5% के आधार पर 5 राज्यों के बारे में आता है। अब आते हैं कि देखा जाए कि आपके 2 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर अनुसूचित जाति निवास नहीं करती है। तो ये कौन कौन से राज्य आते हैं? ये आपका नागालैंड, जहाँ पर अनुसूचित जनजाति निवास नहीं करती है, और ये आता है अरुणाचल प्रदेश, जहाँ पर कोई भी अनुसूचित जाति निवास नहीं करती है। अब आते हैं नेक्स्ट अनुसूचित जनजाति की ओर, जहाँ पर प्रतिशत के आधार पर 5 राज्यों के बारे में देखा जाए तो इसमें सर्वाधिक जो जनसंख्या है वह मिजोरम में है, अनुसूचित जनजाति की 94.4%, फिर नागालैंड में 86.5%, मेघालय में 86.1%, अरुणाचल प्रदेश में 68.8% और मणिपुर में 35.1% आता है। तो ये प्रमुख अनुसूचित जनजाति के बारे में 5 राज्यों के बारे में ब्यौरा दिया गया। और हरियाणा व पंजाब 2 ऐसे राज्य हैं जहाँ पर अनुसूचित जनजाति निवास नहीं करती है। तो हरियाणा और पंजाब में अनुसूचित जनजाति नहीं है, और अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में अनुसूचित जाति नहीं है। तो इस तरीके से ये अनुसूचित जाति जनजाति में ये प्रमुख राज्यों के बारे में जाना। अब जान लेते हैं केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में, कौन से राज्य में सर्वाधिक है, मतलब कि कौन से केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक है, किस में न्यूनतम है। तो जनसंख्या के संदर्भ में देखा जाए तो सर्वाधिक जनसंख्या केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली में है, और न्यूनतम लक्षद्वीप में आती है। 10 की वृद्धि दर जो है सर्वाधिक दादरा एवं नगर हवेली में है, न्यूनतम लक्षद्वीप में है। जनघनत्व जो आता है जिसमें सर्वाधिक दिल्ली में आता है, न्यूनतम अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। फिर आता है लिंगानुपात, जो कि सर्वाधिक पुदुचेरी में है,
यानी कि 1,3700 और न्यूनतम दमन एवं दीव में आता है। प्रेजेंट में दमन एवं दीव एवं दादरा एवं नागर हवेली को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। आपके 2 और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख को बनाया गया है। तो इसमें जो आपका जो लेटेस्ट डेटा आएगा उसमें उस डेटा में अपडेटेड होगा, लेकिन ये 2011 की जनगणना है। 2011 के अकॉर्डिंग ही आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इसके अकॉर्डिंग आपको ये वाला डेटा याद रखना है। शिशु लिंग अनुपात जो है सर्वाधिक अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, न्यूनतम दिल्ली में आता है। साक्षरता सर्वाधिक लक्षद्वीप में है, न्यूनतम दादरा एवं नागर हवेली में आती है। पुरुष साक्षरता सर्वाधिक लक्षद्वीप में है, न्यूनतम दादरा एवं नागर हवेली में। महिला साक्षरता सर्वाधिक लक्षद्वीप में है, न्यूनतम दादरा एवं नागर हवेली में। तो ये साक्षरता के संदर्भ में आपका डेटा सेम है कि सर्वाधिक लक्षद्वीप में, न्यूनतम दादरा एवं नागर हवेली में। तो ये पुरुष में हो चाहे महिला में हो या कुल साक्षरता में हो, किसी में भी हो, सब में एक सा ही डेटा है। अब आते हैं अनुसूचित जाति में, जिसमें सर्वाधिक कुछ प्रतिशत के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर सर्वाधिक जो प्रतिशत के आधार पर है वह चंडीगढ़ में है। फिर आता है सर्वाधिक जनसंख्या के आधार पर दिल्ली में। और लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कोई भी अनुसूचित जाति निवास नहीं करती है। जैसे कि नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में अनुसूचित जाति राज्यों में निवास नहीं करती है, उसी तरीके से केंद्र में लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कोई भी अनुसूचित जाति निवास नहीं करती है। अनुसूचित जनजाति में सर्वाधिक जो प्रतिशत के आधार पर है वह लक्षद्वीप है, और न्यूनतम जो आता है जनसंख्या के आधार पर दादरा एवं नागर हवेली है। यहाँ पर दिल्ली, चंडीगढ़, पुदुचेरी में कोई भी अनुसूचित जनजाति निवास नहीं करती है। जिस तरीके से राज्यों में पंजाब और हरियाणा में अनुसूचित जनजाति निवास नहीं करती है, उसी तरीके से केंद्र में दिल्ली, चंडीगढ़ और पुदुचेरी में कोई भी अनुसूचित जनजाति निवास नहीं करती है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये आज का हमारा जनसंख्या से रिलेटेड ये समस्त डेटा था। तो इससे रिलेटेड ही आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन्हीं में आपके इधर उधर करके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये आपका डेटा एकदम इनफ है कि इससे बाहर आपका कोई भी ऐसा डेटा नहीं होगा जिससे आपके अगर जनसंख्या से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो इस टॉपिक से बाहर जाए। इस टॉपिक को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।